नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से सुलग रहा युवाओं का गुस्सा आखिरकार थम गया है। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच लंबी मैराथन बैठक के बाद आखिरकार सार्थक संवाद का रास्ता निकल आया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में पीड़ित परिवार के मुआवजे, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी और शिक्षा सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां युवाओं के आक्रोश के आगे सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, वहीं दूसरी ओर बातचीत की मेज पर तमाम गतिरोधों को भी सुलझा लिया। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का गुस्सा आखिरकार सरकार के साथ सार्थक संवाद के बाद थम गया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच हुई लंबी और सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार के साथ हुई मैराथन बैठक में प्रमुख मांगों पर आपसी सहमति बन गई। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। बातचीत के बाद जेपी नड्डा ने यह मोर्चों पर मुहर लगाई। सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए नियमों के तहत अधिकतम संभव मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने और किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई न करने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया। आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट जो विवाद रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। कुल मिलाकर युवाओं के आक्रोश और सरकार की संवेदनशीलता के बीच आखिरकार बातचीत से समाधान का रास्ता निकल ही आया। जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और धरना अब खत्म हो गया है। मुआवजे से लेकर केस वापसी और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर बनी ये सहमति इस बात का बड़ा उदाहरण है कि लोकतंत्र में संवाद से बड़े गतिरोध को सुलझाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। डॉक्टर कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर और साथ ही निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि आज सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। किस तरीके से इसको समझ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? क्योंकि छात्रों का तो यह आंदोलन था, छात्रों के साथ हम भी थे कि गलत हुआ है तो उस गलत के लिए कदम उठाना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन राजनीति बहुत दिखाई दी इस आंदोलन में, और अब जो सरकार ने मांगे मान ली हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे समझ पा रहे हैं सर इसको? देखिए श्रद्धा जी, निश्चित रूप से मैं तमाम देश को इस चीज के लिए बड़ी संवेदना और एक अभिवादन करूंगा कि जिस तरीके से ये आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद में आज जिस तरीके से इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ, निश्चित रूप से इस चीज से आपको दो बातें सामने आ रही, आपके सामने दो बातें निकल करके आ रही है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीज भी दिखाई देगी कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, उसको इतना बड़ा दंभ यानी कि दंभ के घोड़े के ऊपर सवार होकर के जब कोई चलता है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर वो चीजें सरवाइव नहीं करती है और उसको आगे जन समर्थन या यूं कहें कि लोगों की भावनाओं के सामने उसको नतमस्तक होना ही पड़ता है।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार आपने देखा होगा 3 मई को पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में जो लगातार आपके चैनल के ऊपर भी कई बार डिबेट के अंदर मैंने ये बात कही कि समझ से परे था कि इस सरकार के अंदर, जिस सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस सरकार के अंदर मंत्री का इस्तीफे से सरकार इतनी जिद्दी क्यों कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, मेरे को तो इसके अंदर सदा जी एक चीज और बड़ा आश्चर्य लगता था कि वो प्रधानमंत्री जी कहां चले गए जो प्रधानमंत्री जी छात्रों की परीक्षाओं से पहले छात्रों को संबोधित करते थे और उनको ढांढस बढ़ाते थे। वो प्रधानमंत्री जी कहां चले गए जो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ इसरो के अंदर एक अंतरिक्ष अपना एक अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट जो है वो फेल होने के ऊपर वहां पहुंच करके और वैज्ञानिकों को अपना कंधा दे करके और उनका कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन करते हैं, उनको सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अभिभावक की भूमिका निभाते थे, यहाँ पे 13 छात्रों ने जिस तरीके से आत्महत्या की, लेकिन उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जी सांत्वना देते या उनको ढांढस बंधाते हुए नहीं दिखे थे। तो इससे ये चीज स्वतः ही इस चीज से ये चीज परिलक्षित हो रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दंभ के घोड़े पे है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व हुई वो तो पिछले कुछ दिन से हुई, उससे पहले तो कहीं ना कहीं या तो पत्रकार आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं या तो वो इस बात की आवाज उठा रहे थे, या जो स्वतंत्र विश्लेषक है वो इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, या फिर जो छात्र अपने अपने स्थान पे अपने अपने स्तर के ऊपर जिस तरीके से आवाज उठा सकते हैं उस तरीके से आवाजें उठा रहे थे, लेकिन सरकार कानों में तेल डाल करके सो रही थी। कहीं ना कहीं आज उसका पटाक्षेप हुआ। लेकिन यहां पे राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें श्रद्धा जी, तो एक चीज और परिलक्षित हुई है और वो चीज आज उस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किस तरीके से हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका किस तरीके से जनता के अंदर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई कांग्रेस पार्टी इसी है, पर कोई आने चाह रही समाजवादी थी पार्टी मैं, हो, कोई बिल्कुल। आम अब मैं इसी पर आना चाह रही थी। मैंने कहा ना, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है और सरकार ने देर कर दी। ये काम थोड़े पहले हो जाता और शायद 20 तारीख से पहले हो जाता, या पिछले हफ्ते जब सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया गया ताकि उनको कुछ होने ना पाए, सरकार ने यही कहा, उससे पहले हो जाता तो शायद ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती जो देश में देखने को मिली है सर। लेकिन और राजनीतिक पार्टियों का क्या? छात्रों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं उनका क्या? ये समझना नहीं होगा कि देश के युवाओं को, क्योंकि ये तो एक मसला है, इसके अलावा बहुत सारे मसले हैं इस देश में और वो मसले कहीं ना कहीं राजनीति में पिस जाते हैं। और विपक्ष हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो दूसरों के कंधे पर रख के तो बंदूक चलाते हैं। हमने लोकपाल बिल पता नहीं कहाँ है आज तक। 2011 में रामलीला मैदान मैं भी गई थी कि हाँ भाई लोकपाल पास करो, लोकपाल बहुत नारा उठा था। उसके बाद आम आदमी पार्टी रही इतने साल, कहीं से कहीं तक नाम नहीं। यही मैं जानना चाह रही थी। निश्चित रूप से श्रद्धा जी, देखिए इस चीज के लिए ये मेरा तो ये मानना है देश का दुर्भाग्य है कि आज जिस तरीके से इस देश की जो जनता है उसका इन राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि अविश्वासियों कहें कि भरोसा उठ चुका है। इसीलिए आज कोई भी राजनीतिक दल इस चीज का दावा नहीं कर सकता कि इस प्रकार का वो अपने दम के ऊपर कोई आंदोलन खड़ा कर सके। वो कहीं ना किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसानों का कंधा इस्तेमाल करें, चाहे युवाओं का इस्तेमाल करें, चाहे छात्रों का इस्तेमाल करें। क्योंकि आज की तारीख में, अन्यथा मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई 20 जून से ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है ये तो 20 जून से शुरू हुआ है। 3 मई के बाद में लगातार विपक्ष इस चीज की बात कर रहा था, लेकिन विपक्ष इसके लिए कोई आंदोलन खड़ा कर पाया। और जैसे भी आपने चर्चा की कि भाई 2011-12 के अंदर एक नई पार्टी का उदय हुआ और उन्होंने कहा कि भाई हम भारत को बदलने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जंतर मंतर पे तत्कालीन जो सीजेपी है या यूं कि जो छात्र नेता है उनके साथ जिस तरीके से ऑर्गेनिक जनता उनके साथ जुड़ी, ऑर्गेनिक भीड़ उनके साथ जुड़ी, उनके साथ भी उसी समय 2011-12 के अंदर उनके ऊपर लोगों ने भरोसा किया था और ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ वास्तव में ये इस देश की राजनीति को बदल सकते हैं। लेकिन राजनीति ने उन लोगों को बदल दिया और आज उनकी भी स्थिति हो गई कि वो अपने दम के ऊपर सर लगा था ये देश को बदल सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति कोई नहीं बदल पा रहा।
कभी आम आदमी पार्टी आ जाती है 2011 में इतना आंदोलन करके। डॉक्टर कुमार राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई जो देश की राजनीति है वो कोई नहीं बदल पा रहा, हर कोई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और हर कोई इस चक्कर में है कि हमारी राजनीति चमक जाए। भाई सरकार की जिम्मेदारी तो थी, सरकार को तो जवाबदेही देनी थी, लेकिन सरकार ने लेट बहुत कर दिया। इस बात को तो समझा जाएगा, लेकिन जो बाकी सब राजनीति चमकाने में रहे, तो क्या जनता और छात्र इसको समझेंगे कि एक बार फिर उनके कंधे का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, बहुत बहुत बात सब आपने सही बात बोली सरदार कि लेट बहुत कर दी कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो देर तो हो ही गई है, लेकिन वही बात आज ही मानना था तो पहले मान लेते। आज जितनी बातें आप कर रहे थे तो उसमें पहले करने में दिक्कत क्या थी, पहली बात। दूसरी बात जो अभी बात कर रहे थे निरंजन जी, मुद्दा है कि आपने अच्छा सवाल रखा कि राजनीति को बदलना या देश के हालात को बदलना, सिर्फ एक शिक्षा मंत्रालय के बदलने से या ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और ये सिस्टम आज का रॉटन सिस्टम नहीं है, ये 40 साल का सड़ा हुआ सिस्टम है। उसको सिस्टम में ठीक है 12 साल में आपने कितना बदला नहीं बदला, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने फास्ट ट्रैक टॉक बना दिया, सेक्रेटरी बदल दिया, 47 एनटीए ऑफिसर को बदल दिया, सब कुछ नेसेसरी ठीक है। ये काम पहले भी हो सकता था, मतलब आपने बदला, इसका मतलब आपको लग रहा है कि ये गलत था या गलत हो रहा था। इन स्पाइट ऑफ दैट, जो फैक्ट्स की बात हम कर रहे हैं और समझने की बात करें, तो उसमें हमको ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए कि जो व्यवस्था में जो मेरुदंड है, जो नौकरशाह हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेट है, वो ब्यूरोक्रेट देश के प्रति कितने लॉयल है, कितना काम कर रहे हैं। इस पे मेरा कई लोगों से इस पे मैं बात करता हूँ, बहस करता हूँ कि मशीनरी एक तरफ, राजनीति एक तरफ, राजनेता एक तरफ, और सबके मेरुदंड में जो व्यक्ति है वो उसको हम नौकरशाह बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। अब उन ब्यूरोक्रेट्स की जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात आएगी या उनका जो एक बैरोमीटर है उसको कैसे नापेंगे। मान नड्डा जी या निरंजन ये अपने जितेंद्र जी गए, ये दो महानुभाव आए, उनको लगता है कि उनके इस्तीफा से बात खत्म हो जाएगी। भाई 2014 के पहले भी करीब 20 बड़े हादसे हुए, मैं हादसा बोलूंगा, घटना बोलूंगा, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, सभी लोग बेशर्मी की तरह बैठे रहे सीट पे। अरे पंजाब में पेपर लीक हुआ है, मैं तो कह रही हूँ ना कि आम आदमी पार्टी तो सपोर्ट कर रही है ना, इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। अब क्या पंजाब की तरफ मूव करेगी कॉकरोच जनता पार्टी? क्या जाएंगे वहां पर कि भाई वहां भी दो इस्तीफा? आप हर जगह आप दुख कहो ना। फिर मेरा तो ये कहना है, हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी, लेकिन बड़ी खबर, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की दी गई है। मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे प्रहलाद जोशी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि सवाल यही था कि अगला शिक्षा मंत्री कौन, लेकिन अभी अतिरिक्त जिम्मा जो है उन्हें सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंजन पोद्दार और डॉक्टर कुमार राकेश। निरंजन जी, देखिए प्रहलाद जोशी जिनको अतिरिक्त जिम्मेदारी, आपने बड़ी खबर सुन ही ली होगी, अभी फिलहाल तो वही इस जिम्मे को देखेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, और बहुत सारे मुद्दे हैं, ये पूरा तंत्र है और ये जाल है, ये जाल सालों पुराना है। इस जाल को जो हटाने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा की ही अगर मैं बात कर लूँ ना, तो LKG, नर्सरी, UKG में पढ़ने वाले बच्चों की लाखों की फीस जाती है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने एक जोक की तरह चिपट गए हैं और लाखों की फीस मांगते हैं। माता पिता कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसी प्रोटेस्ट में लगा हाथ, उस पर भी बात हो जाती, लेकिन राजनीति से किसी को फुर्सत ही नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से देखिए सरदार जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है। इसी बात को मैं, आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आज भी जिस तरीके से सरकार बात कर रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम 10 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, हम कानून कड़े करेंगे, कभी किसी कड़े कानून से आप ये सोचेंगे कि अपराध खत्म हो जाए, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हत्या के लिए तो शुरू से ही कड़े प्रावधान है, उसके बावजूद हत्याएं क्या रुक रही हैं, क्या अपराध रुक रहे हैं? सरकार को चाहिए कि जब तक आप कारण पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप निवारण पे नहीं पहुंच सकते। और आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि 50 के दशक में जब हमारे नीति नियंताओं ने दो चीजों को, एक स्वास्थ्य को और एक शिक्षा को,
कहीं ना कहीं जन उपयोगी या यूं कहें कि जनता की जरूरत के हिसाब से समझा था, लेकिन जिस तरीके से कालांतर के अंदर सरकारों की नीतियां रही, कैसे नीतियां बदली और इनका एक व्यवसायीकरण उत्पन्न हो गया। और आज देखेंगे जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा चलती है इसके अंदर व्यवसायीकरण की, चाहे उसके अंदर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ले लीजिए, चाहे उसके अंदर आप कॉलेजेस को ले लीजिए, चाहे आप प्राइवेट स्कूलों के ले लीजिए, और जिस तरीके से आज शिक्षा का एक व्यवसायीकरण हो गया। और आप ये मान के चलिए कि केवल पैसे वाला ही व्यक्ति जो है वो उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को, और अगर ऐसी चीजें होंगी जो बड़े बड़े आप ये समझ लीजिए शिक्षा माफिया जिनकी पूरी की पूरी चैन चलती है, वो सारे के सारे सरकार और नेतागिरी में होते हैं। इस पार्टी उस पार्टी को छोड़ दीजिए, सभी पार्टी के अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ जो शिक्षा के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे आपको इन राजनेताओं के और नेता नगरी के आपको सर मैं तो आप तो कोचिंग्स कह रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ छोटे छोटे से बच्चे, ये चिंता का विषय है। कल को मेरे बच्चे को स्कूल जाना होगा, मुझे अभी से चिंता होती है कि भाई इतनी लाखों की फीस LKG UKG नर्सरी किंडरगार्टन में वहां भेजने के लिए अगर आप अच्छे स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं या हर कोई जानता है। डॉक्टर कुमार राकेश, पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अब आप हर किसी उसमें तो इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है इस पर बात करने की बहुत जरूरत है ताकि हर जगह हर विभाग में सुचारू काम हो सके। और ये हर किसी की जिम्मेदारी है, आज ये सरकार नहीं होगी तो कल दूसरी सरकार होगी, वहां के लिए भी ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं सरदार, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक शब्द है जो शब्द तो चला आ रहा है संविधान निर्माण के समय से, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स की हम बात करें तो अभी भी संविधान में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जब लॉ की है, शिक्षा की है, या हमारे आम जन की सुविधाओं में है। और मैं एक बात कहूँ कि जो भी दल आए 1947 के बाद आजाद स्वतंत्र भारत में, तो शिक्षा, जैसा निरंजन जी बोला, स्वास्थ्य की बात कही, शिक्षा को और स्वास्थ्य को समानता सबको मिले, एक शब्द है संविधान में, और उसमें समानता की बात हो। और मैं ये बात करता हूं कि जितने नेता हैं बैठे हैं संसद में या बाहर, सभी के सभी इस मामले में झूठे हैं कि कहते हैं समानता का सिद्धांत। कहाँ है देश में समानता? जब भी आपने बात कही, निरंजन जी बात कही कि नर्सरी में 2 लाख लगता है और सरकारी स्कूल में मान लिया 20 रुपए लगता है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है? और किन राजनेताओं के संतानों ने सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए? कोई शपथ पत्र लेके बता दे। चाहे ये कॉकरोच वाले आज के हो या कल वाले हो, ये बोस्टन में बैठ के क्या कर रहे थे, वहां से वो ज्ञान कैसे आया, ये किस साजिश के हिस्से हैं, ये आपके कार्बन कॉपी है या उनके बाप बनेंगे, झूठ में या फरेबी में, नौटंकी करने में? बात मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, संविधान के उस तत्व की बात जो संविधान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका शील हरण किया गया पुरानी सरकारों ने 2014 के पहले। एक से एक खामियां है संविधान में, समानता की बात करते हैं और समान है। भाई आप बात करें शिक्षा सबको मिले, कहां मिल रहा है? नई शिक्षा नीति बनी, सारे उन कॉकरोचों के जो डिफरेंट दल में है उनकी मिर्ची लग गई। अरे इन्होंने तो इतिहास बदल दिया, इन्होंने तो सारा 1200 के पहले का इतिहास, धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे काम किए हैं वाकई में, बहुत सारी चीजें जिसकी जरूरत थी बदलने की वो बदली गई है। ये जो भी धर्मेंद्र प्रधान ने किया, को किसी नई शिक्षा नीति को लेकर टालते रहे, तो 2020 में आई, आज तक जो बैठे हैं सत्ता इस पूरी व्यवस्था में जो कॉकरोच बैठे हैं, मैं ये कॉकरोच मालूम है कहां से निकला? जस्टिस सूर्यकांत जी के एक जजमेंट के हिस्से से शब्द निकाला इन लोगों ने। तो ये जो बैठे हैं व्यवस्था के जो कॉकरोच हैं, दीमक से भी बदतर हैं, है ना, वो जो बैठे हैं वो इनको इम्प्लीमेंट, आज 2026 है, 2020 कोई दावा नहीं कर सकता है कि हमने NEP 2020 को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दिया, जबकि सबसे अच्छी व्यवस्था है, विश्व की अच्छी शिक्षा नीति बनी है। मैं कई देशों की शिक्षा व्यवस्था को मैं आपके सामने रख सकता हूं, चाहे फ्रांस हो बेहतरी में, चाहे UK हो, चाहे USA हो, लेकिन हम उससे बेहतर नहीं बने। उसमें कई देशों की साजिश भी शामिल है। इसमें भी सुना आपने कि लोगों ने कहा कहीं विश्व के दूसरे लोग इसमें आकर के कौन कौन दल आ रहे थे, किसान वाले भी आएंगे, वो भी आएंगे, सबको। और एक लाइन में और बोलना चाहूंगा, ये विपक्ष कितना डिफंक्ट हो चुका है, चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, एक इनको समर्थन देने के लिए आ रहे। मतलब आप क्या कर रहे थे 3 दिनों तक?
आपके पास मादा नहीं था इन मुद्दों में बहस करने का, या इनको विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है आपके होते हुए कि वो छात्र सड़कों पर उतरे, आप ही इस मुद्दे को बात करते और सदन में बात करते, लेकिन सदन में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। खैर, अब देखना होगा सदन में सोमवार को क्या क्या चर्चा होती है, क्योंकि कहा था राहुल गांधी ने पहले इस्तीफा फिर चर्चा, अब क्या चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।